morning students. Today we going to start a new chapter, that is dissolution of partnership. अब तक हमने जो पढ़ा था वो था admission of partner, then retirement of partner, then death of partner. Now it's time to learn dissolution of partnership. Dissolution means end of partnership firm, यानी पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. वेरियस रीजंस की वजह से अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर देते हैं, उसके बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो वो चीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाती है. डिसोल्यूशन होने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं. पहला है बाय म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट मीन्स अगर सभी पार्टनर्स एग्री हैं बिजनेस को बंद करने के लिए ड्यू टू हैवी लॉसेस या कोई अदर लीगल रीजन, तो उस वजह से फिर हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे. अगर सभी पार्टनर्स इस बात पर एग्री कर जाते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में लॉन्ग रन नहीं होगा या फ्यूचर में लॉस ज्यादा होगा, प्रॉफिट अर्न होने के चांसेस नहीं है, तो फिर सभी पार्टनर्स मिलकर अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं. तो उस केस को हम कहते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट. सेकेंड जो केस होता है वो होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस में हमें अपनी फर्म को क्लोज करना ही होता है. वो केसेस क्या हो सकते हैं कि हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, यानी जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो एक्टिविटी ही अनलॉफुल या इलीगल अनाउंस हो जाए, या फिर हमारे एक या सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट अनाउंस हो जाए, तो उस केस में फिर क्या होगा, हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा. या फिर एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तो उस केस में या छोड़ के चले जाते हैं, तो उस केस में भी हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा. इसके अलावा अगर हमने पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की है, जैसे हमने किया था कि हम एक अपनी पार्टनरशिप फर्म को 1 ईयर के लिए कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जैसे ही टाइम पीरियड कंप्लीट होगा हमारा बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा. इसके अलावा वर्क, जिस वर्क के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म को कंस्ट्रक्ट किया था, अगर वो वर्क कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें कंपल्सरी डिसोल्यूशन हमारा किया जाता है, यानी कंपल्सरीली हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना ही होगा. थर्ड है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कोर्ट के ऑर्डर से हम अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं. कोर्ट भी कुछ केसेस में हमें आइडिया दे सकता है या हमें ऑर्डर दे सकता है कि हमें अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना है. अब कोर्ट किन केसेस में करेगा, अगर डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, पार्टनर्स में डिस्प्यूट है और एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल कर रखी है कोर्ट में, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है. बिजनेस इलीगल हो जाता है जिसका सोसाइटी पे गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उस केस में डिसोल्यूशन करवा सकता है कोर्ट. या फिर कोई भी कंडीशन जिसमें कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये पार्टनरशिप फर्म रन करना हमारे बिजनेस के लिए, सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो उस केस में फिर वो जो है कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है. और कोर्ट के ऑर्डर के केस में फिर हमको क्या करना होगा, अपने बिजनेस को बंद करना ही होगा. तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें हम अपनी बिजनेस को जो है क्लोज डाउन कर देंगे, यानी हमें अपने बिजनेस को बंद करना होगा. तो ये हमारे कोर्ट केसेस कहलाते हैं. अब आपने देखा होगा कि यहां पर 2 वर्ड यूज हो रहे हैं. अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो 2 वर्ड कौन से यूज हो रहे हैं. पहला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म का डिसोल्यूशन, और सेकंड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. दोनों ही वर्ड सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों में एक्चुअल में काफी डिफरेंस होता है. फर्स्ट है मीनिंग को लेकर. मीनिंग का मतलब, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है एंड ऑफ बिजनेस, यानी देयर विल बी नो बिजनेस एक्टिविटी इन द फ्यूचर, यानी हमारा कोई भी बिजनेस फ्यूचर में रन नहीं करेगा, यानी बिजनेस हमारा बंद हो रहा है. ये चीज कहलाती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी
बिजनेस में और मे नॉट बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर, यानी बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारे पार्टनर्स की कंसेंट पर। अगर पार्टनर्स चाहते हैं बाकी के पार्टनर की बिजनेस फ्यूचर में रन करे, तो रिकंस्टिट्यूशन प्रोसेस के थ्रू, यानी जो हमने अब तक रिटायरमेंट या डेथ में इनमें पढ़ा था, उसके थ्रू बिजनेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीज कहलाती है हमारी पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आता है कोर्ट इंटरवेंशन। ये क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, ये कोर्ट के थ्रू हो सकती है, यानी कोर्ट इसके में ऑर्डर आपको पास कर सकती है कि आपको अपने बिजनेस को बंद करना है। लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है उसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, वो पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट और अपनी आपसी बॉन्डिंग के बेसिस पर परफॉर्म की जाती है। थर्ड है बिजनेस कंटिन्यूएशन, यानी बिजनेस हमारा कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स क्या है, एंड ऑफ बिजनेस, यानी जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं रहेगी। नहीं, फ्यूचर में आपका बिजनेस क्लोज हो चुका है तो कोई भी फ्यूचर में आप बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसमें अगर पार्टनर्स जो है रेस्ट ऑफ पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मे बी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म इन द फ्यूचर, विल बी परफॉर्म इन द फ्यूचर। तो यहां पे बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लोजर ऑफ बुक्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब बिजनेस ही बंद हो रहा है, हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो वी हैव टू क्लोज आवर बुक्स, यानी हमें अपनी अपनी अकाउंटिंग बुक्स, लेजर्स या सारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्लोज करनी होंगी, अकाउंट सेटल करने होंगे। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो हम अपनी अकाउंट की बुक्स को क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि उनको रिकंस्टिट्यूट फॉर्म में आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करते रहेंगे। रिवैल्यूएशन बनाएंगे, एसेट्स में क्या चेंजेस आए उनके बेसिस पर बिजनेस की जो एक्टिविटी है फ्यूचर में हम मे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर बिजनेस में कंटिन्यू होता है हमारा। असेट्स एंड लायबिलिटीज, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी असेट्स और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वी सोल्ड आवर ऑल असेट्स एंड सेटल डाउन द ऑल लायबिलिटीज, यानी हम अपनी जितनी भी असेट्स हैं सभी को सेल करते हैं और उससे जो अमाउंट हमें कलेक्ट होता है उससे अपनी सारी एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं, यानी असेट्स और लायबिलिटीज सेटल कर दी जाती हैं। बट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम अपनी जो असेट्स हैं उन्हें सेल नहीं करते हैं, बल्कि उनको रिवैल्यूड करते हैं। जैसा आपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में या फिर डेथ में किया, वही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से रिवैल्यू करते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आए, कितनी असेट्स हमारी इंक्रीज हुई उनकी वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, और उनके बेसिस पर फिर हम असेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है, यानी क्योंकि अगर बिजनेस हमारा फर्म, जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, बिजनेस हमारा क्लोज हो गया यानी बिजनेस बंद हो गया, तो उस केस में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रहता, यानी अब वो पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो कोई भी इकोनॉमिक या बिजनेस रिलेशन उन पार्टनर्स के बीच में नहीं रहेगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में यहां पे हमारा बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है कि यहां पे बाकी के बचे हुए पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हेल्प से या फिर किसी फर्दर न्यू टर्म्स एंड कंडीशन की बेसिस पर अपने बिजनेस में अपने नए रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि इसका इफेक्ट ये होता है कि फ्यूचर में बिजनेस बंद हो गया, अब आपकी फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का इफेक्ट ये है कि हम यहां पर अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। पॉज करना। नाउ अब हम सीखेंगे कि डिसोल्यूशन की प्रोसेस क्या है, मींस डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, वी हैव टू कैलकुलेट आवर वैल्यू ऑफ असेट्स। हमें अपनी असेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, रियलाइजेशन एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट एक रियल अकाउंट है जिसमें हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज के सेटलमेंट को परफॉर्म करते हैं।
कितनी हमारे पास असेट्स हैं, कितनी हमारे ऊपर लायबिलिटीज हैं, उनकी कैलकुलेशन के बेसिस पर रियलाइजेशन अकाउंट हमारा प्रिपेयर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं जो मार्केट में सेल हो सकती हैं, उन असेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, फिर उन असेट्स को सेल किया जाता है। देन हम उसमें असेट्स के अलावा क्या ट्रांसफर करते हैं, अपनी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं और लास्ट में उनका सेटलमेंट किया जाता है और ये कैलकुलेट किया जाता है कि हाउ मच अमाउंट वी लेफ्ट इन आवर रियलाइजेशन अकाउंट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी से सेटलमेंट के बाद हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है अपने इंटरनल लायबिलिटीज के अकाउंट को सेटल करने के लिए। तो ये चीज आती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में। यानी फर्स्ट हम अपनी सारी असेट्स ट्रांसफर करते हैं, इसमें असेट्स को फिर सेल करते हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाती हैं, असेट्स सेल करने से जो अमाउंट में रिकवर हुआ है उस अमाउंट से लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ अमाउंट, यानी बैलेंस ऑफ कैश रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये हमें कैलकुलेट करना आता है। यानी इंटरनल लायबिलिटीज हमें अपने अकाउंट पार्टनर्स को कितनी पे करनी है, कितना हमारे पास बैलेंस बचेगा अपने पार्टनर्स को पे करने के लिए, ये हमको किया जाता है। इसके अलावा इसी में होता है पार्टनर लोन। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लायबिलिटी दो टाइप की होती है, तो इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर रेज्ड फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, लाइक ओनर, लाइक पार्टनर्स एटसेट्रा। यानी इंटरनल लायबिलिटी वो होती है पार्टनर्स के थ्रू जो हम कैपिटल का अमाउंट रेज करते हैं या फिर ओनर के थ्रू जो अमाउंट रेज करते हैं वो इंटरनल लायबिलिटीज कहलाते हैं। जैसे पार्टनर की कैपिटल है, पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है कैपिटल के फॉर्म में, वो चीज इंटरनल लायबिलिटीज है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच वी हैव टू पे टू द आउटसाइडर्स। यानी वो लायबिलिटी जो हमें अपने बिजनेस से एक्सटर्नल सोर्सेज को या एक्सटर्नल पर्संस को पे करनी है, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। तो इंटरनल लायबिलिटी यानी पार्टनर से रिलेटेड जो लायबिलिटीज हैं वो हमारी पार्टनर कैपिटल में आती हैं, चाहे पार्टनर की कैपिटल हो, चाहे पार्टनर का लोन हो, ये सारी चीजों को हम यहां पर ट्रांसफर करते हैं। और फिर सेम यहां पर हम बैलेंस शीट नहीं बनाते, यहां पे हम प्रिपेयर करते हैं कैश अकाउंट। बैलेंस शीट तो नहीं बनाते क्योंकि हमारे बिजनेस को हमें बंद करना है, बिजनेस को हमें क्लोज डाउन करना है, तो हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की नीड नहीं होगी। देन इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या करेंगे कि असेट्स से सेल करने से हमें कितना अमाउंट रिकवर हुआ, देन आफ्टर कितना हमने लायबिलिटीज का पेमेंट किया और हमें बाकी के अमाउंट को पार्टनर्स को या इंटरनल जो हमारे मैनेजमेंट के पार्ट है उनको हमने कितना पे कर दिया, इन चीजों का सेटलमेंट करने के लिए हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। लेकिन ये जो कैश अकाउंट होता है ये सेम बैलेंस शीट की तरह लास्ट में इक्वल हो जाता है। इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि जितना हमारे पास कैश असेट्स को सेल करने से आया था उससे हमने कितनी लायबिलिटीज पे कर दी और बचा हुआ अमाउंट हमने पार्टनर्स या इंटरनल सोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी हमारे पास एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोसेस कोई भी कैश अवेलेबल नहीं बचा। इसलिए कैश अकाउंट का यहां पर बैलेंस नहीं आता, दोनों साइड इक्वल हो जाती है। यानी जितना डेबिट का टोटल है उतना ही टोटल हमारा असेट साइड का होगा। अब पार्टनर लोन, इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व होता है। ट्रीटमेंट ऑफ आप रिजर्व आप जानते हैं कि रिजर्व भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है हमारा जनरल रिजर्व टाइप के। जितने भी स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं उनको रिलायंस में डाल के छोड़ देते हैं क्योंकि वो स्पेशल स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको क्रिएट किया गया था, तो इसलिए हम उनको वहां पे ट्रीट करते हैं। लेकिन जो जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट का लॉस या प्रॉफिट का बैलेंस है, उसको हम क्या करते हैं, जैसे पुराना ट्रीटमेंट था हमारा, हम उसको अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही ट्रीट करते हैं। यानी ये हमारा रिजोल्यूशन प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट इन विच वी हैव टू record our assets and liabilities and sale of assets and payment of liabilities. Then we have to prepare partner capital account. In partner capital account we have to record all the transaction related to the partners. यानी पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, लाइक बैलेंस ऑफ कैपिटल, देयर लोन, देयर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर्स, असेट्स टू ओवर बाय द पार्टनर्स। ये सारी चीजें जो पार्टनर्स से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं।
देन वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर लोन। अगर हम अलग से प्रिपेयर करना चाहें, जिसमें पार्टनर ने पर कोई लोन दे रखा है या पार्टनर्स ने फर्म से लोन ले रखा है, तो उसका सेटलमेंट हम किस वे में करेंगे, उसको लिए हम पार्टनर लोन अकाउंट भी बनाते हैं। और इन लास्ट वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है कि हाउ मच कैश वी हैव, how much cash we receive from sale of assets and how much cash we pay to the external creditors या external outsiders liabilities, and at last कैश अकाउंट जब टोटल मैच कर जाता है तो हमारी डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जनरल एंट्रीज के बारे में इन्फॉर्म करूंगा। आज केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू।